रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है विलियन। इस चैप्टर के जितने भी ओनली इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो केवल हम उन्हीं प्रश्नों को, उन्हीं न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे जो न्यूमेरिकल आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई क्वेश्चन है जो लगभग 4-5 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है, कोई है जो 3 वर्षों में पूछा गया है लगातार, कोई तो लगातार क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो इस टाइप के हम बहुत सारे न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं केवल एक ही चीज़ कहूँगा, जिन विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल से डर लगता है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता, वो खासकर इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि हम बेसिक टू हाई लेकर चलेंगे, एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम समझने पर फोकस करते हैं। तो विलियन हमारा चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर का हम जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको हम देख रहे हैं। सबसे पहला हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, थोड़ा सा हम बेसिक टू हाई लेकर चलेंगे, ठीक है। तो पहले हमने इजी क्वेश्चन लिया है, इसको हम समझते हैं। कह रहा है, देखते हैं, आपको ये देखना है कि अगर ये इजी है तो क्या मैं इसे कर पाता हूं। तो देखिए सबसे पहला हमारा यहां पर इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विलियन की मोललता की गणना कीजिए। विलियन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, घुला हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कह रहा है सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल जब भी दें आपको 2 विशेष चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहली बात, 2 बार अगर एक बार न्यूमेरिकल आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं न समझ में आए, एक बार और पढ़िए। अब पढ़ते हुए आपको ध्यान ये देना है कि सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि इस चीज़ में हमें क्या पूछा गया है, किस चीज़ को ज्ञात करना है। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें हमारा टारगेट क्या है ये हमें पता करना है। तो हमारा टारगेट यहीं पे पता चल गया ना कि विलियन की मोललता की गणना कीजिए। मतलब टारगेट क्या है, मोललता की गणना करना। दूसरा आपका कार्य ये होना चाहिए कि इसमें किस किस चीजों का मान दिया है उसको आपको याद रखना। जैसे यहाँ पे कह रहा है जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। तो ये दोनों मान ही तो है ना, ये वैल्यू है, तो इनको दिया है करके लिखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम यही लिखते हैं। सबसे पहले मैं यही लिखता हूँ, एक एक चीज को ध्यान से आप समझेंगे, ठीक। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल, हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है। अब क्या कह दिया है उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है जबकि 440 ग्राम विलायक, मतलब विलायक का मान दिया है। विलायक का भार दिया है, ठीक है। क्यों हम भार कह रहे हैं, क्योंकि 440 ग्राम में है। तो ग्राम किसका होता है, द्रव्यमान कह सकते हैं या भार कह सकते हैं। तो विलायक का भार दिया है, वो कितना दिया है, तो वो हमें दिया है 440 ग्राम, ठीक है ना, यही ने दिया है। अब देखिए ये जो विलायक का भार है 440 ग्राम दिया है, इसको हम केजी में चेंज कर लेते हैं। क्यों हम केजी में चेंज कर रहे हैं ये हम आगे आपको बताएंगे। तो अगर हम इसको किलोग्राम में चेंज करते हैं तो आप ध्यान से समझेंगे। ये 440 ग्राम है, तो 440 ग्राम हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें अगर हम 1000 का भाग दे देते हैं, 1000 का इसमें भाग दे देते हैं, तो अब ये किलोग्राम में चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम किलोग्राम में चेंज करते हैं, इतनी बात आपको पता होनी भी चाहिए। अब ध्यान से समझेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 0 से 1 0 1 कट गया। अब देखिए अगर यहाँ पे अब क्या बचा, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे 44 है और नीचे है 100, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो ये 22 बार में, ठीक है, मतलब 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 22 बार में ये कटेगा और ये 50 बार में, 50 दूना 100 होता है। फिर से अगर हम इसको काटें तो देखिए, फिर से इसको अगर हम काटते हैं तो ये 11 बार में, इसको अगर हम काटते हैं तो ये 25 बार में।
मतलब अगर हम टोटल इसका आंसर अगर हम देखें तो जो विलायक का भार आ जाएगा, विलायक का भार, विलायक का जो भार आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 11/25 आ जाएगा, यही ना आएगा जी। तो विलायक का भार हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है 11/25। ये किस में आया है तो याद रखेंगे किलोग्राम में आया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये डैश डैश मैंने दे दिया है क्योंकि ऐसे ही आप लिख देंगे। बात समझ रहे हैं ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने जो विलायक का मान दिया था उसको किलोग्राम में हमने चेंज किया है। उसके बाद अगर हम आगे इसको बढ़ाएं, आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए हमें क्या देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुला हुआ है। तो देखिए जो घुला है ना, ये 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इस विलायक में घुला है, तो जो घुलता है वो क्या होता है, विलेय होता है। तो इसका मतलब ये विलेय का मान दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विलेय का, विलेय कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। तो NaOH का भार दिया है 20 ग्राम है ना, तो का भार ये कितना है, 20 ग्राम है। ठीक है जी, 20 ग्राम है NaOH का भार। अब आप ध्यान से समझेंगे, हमें मोललता की गणना करनी है ना। तो इससे पहले विलेय का भार दिया है, तो इसको हमें सबसे पहले एक और चीज का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, वो है विलेय का अणुभार। अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी मोललता ज्ञात करने के लिए। क्यों पड़ेगी वो हम बताएंगे। देखिए NaOH इसी का अणुभार हमें ज्ञात करना है। तो अणुभार को आपको पता है ना कैसे ज्ञात करते हैं। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है, तो 23 हम लिख देंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। यदि हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो अणुभार कितना आ जाता है, अणुभार। तो अणुभार का मान 23, 1 24, 24, 16, 40। तो 40 ये जो आया है 40 ग्राम, ये अणुभार आया है। ठीक है, तो ऐसा अणुभार का मान हमने ज्ञात कर लिया। विलेय का भार का मान पता है, विलेय का अणुभार का मान पता है। तो अब हम यहाँ पे सिंपल वे में जो विलेय का मोल हम ज्ञात कर लेते हैं। विलेय का मोल या मोलों की संख्या भी हम कह सकते हैं। तो विलेय का मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। ठीक है, विलेय का मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही आगे आपको काम आने वाला है। ठीक है, विलेय का भार बराबर क्या होता है, मतलब विलेय का मोल बराबर विलेय का भार बटे अणुभार होता है। अब देखिए, इसीलिए हमें विलेय का मोल हमें ज्ञात करना था, इसलिए अणुभार हमने मान यहाँ पर ज्ञात किया है। अगर हम यहाँ पे मान पुटअप कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर हम मान रखते हैं तो भार का मान है 20 है ना, और अणुभार का मान है 40। यही है जी। अगर हम इसको देखें तो ये कितने बार में 20 से कम में 20 और 20 दूना 40, मतलब ये 1/2 आ जाएगा। 1/2 आ जाएगा, विलेय का मोल हो जाएगा 1/2 आ जाएगा ना। तो अब हम ज्ञात करेंगे विलेय की मोललता। आप कहेंगे सर इतना आपने क्यों ज्ञात किया, अभी हम पता चल जाएगा आपको। देखिए, हम जानते हैं मोललता को हम m से दर्शा दे रहे हैं। सिंपल वे में विलेय की मोललता को m से हम लिख दिए हैं। ठीक है, अगर थोड़ा अच्छा लिख दें, ठीक, m। तो विलेय की मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय की मोलों की संख्या। क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या, या विलेय का मोल भी हम लिख सकते हैं। विलेय का मोल मतलब विलेय के मोलों की संख्या ही होती है। ठीक है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो विलेय का मोल बटे होता है विलायक का भार। क्या होता है, विलायक का भार। ठीक है जी, अब वो भी किसमें, किलोग्राम में होता है। तो अब आप समझिएगा, देखिए हमें, आप कहेंगे सर आपने इतना क्यों ज्ञात किया, तो अब आपको समझ में आएगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे थे।
चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए ऐसा हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि देखिए सबसे पहली बात, ऊपर देखिए विलेय के मोल हमें दिया है, तो यहाँ पे तो केवल हमें विलेय का भार का ही 20 ग्राम मान यहाँ पे दिया हुआ था। हमारा लक्ष्य दिमाग में हमारा था कि विलेय का मोल हमें ज्ञात करना है, तभी तो मान रखेंगे ना। तो इसीलिए मोल ज्ञात करने के लिए हमने अणु भार ज्ञात किया है, फिर से विलेय का मोल हमने यहाँ पर ज्ञात किया है जो है 1/2 है। समझ रहे हैं? तो ये आपको फॉर्मूले पता रहेंगे तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं अपने दिमाग में। उसके बाद देखिए विलायक का भार दिया है और वो भी केजी में लेना है, तो यहाँ पे हमें विलायक का भार ग्राम में दिया था, इसलिए हमने चेंज करके यहाँ पे विलायक का भार कितना 11/25 हमने लिया है, वो भी किलो में। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अगर हम मान यहाँ पे पुटअप करें, अगर हम यहाँ पे मान पुटअप करते हैं, चलिए मैं यहीं पे करता हूँ, तो m देखिए विलेय का मोल है 1/2, तो ये है 1/2 हमने लिख दिया, ये मेन बटा हो गया। और उसके बाद 11/25 है, तो 11/25 यही ना है जी। चलिए हम आगे करते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये 25 है, ये सबसे ऊपर जाएगा गुणा कराएगा, और ये 11 जाकर इसमें गुणा कराएगा। तो देखिए 25 से कम में 25, 11 दूना 22, ठीक है, यहीं पे मैं कर दूं, ध्यान से आप समझेंगे। ये 25 ऊपर चल जाएगा तो 25 से कम में 25 हो जाएगा, अब बटे 11 दूना 22 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो आपका आंसर आया, ये जो आपका यहाँ पे m आप लिख देंगे, तो ये जो आपका, मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो यहाँ पे ये जो आपका आंसर आया है, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो आपको आंसर दिखाई दे रहा है 25/12 m, यही है आपका मोललता, विलियन की मोललता जो है 25/12। या इसे आप चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, 22 में 25 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 22, और फिर से 22 2 4, माने 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 1 कुछ आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कंफर्म 1.13 आ जाएगा। तो या तो 22/25 25/22 लिख दें, या इसी को आप चाहें तो 1.13 m भी लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये सब लक्ष्य हमारा पता होना चाहिए। लक्ष्य कैसे पता चलेगा, हमारे फॉर्मूले से। फॉर्मूले हमें पता था तो हमने इस तरीके से निकाल दिया है। मैं आशा करता हूँ कि पहला न्यूमेरिकल है, बेसिक सा न्यूमेरिकल है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको लग रहा है हार्ड है, तो ऐसा नहीं है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो हम बेसिक से लेके चलेंगे भी तो इजी है। अभी बहुत सारे हार्ड न्यूमेरिकल आएंगे, सभी को हम देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। तो देखिए हमारा यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट हमने न्यूमेरिकल ले लिया है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हम आगे भी प्रैक्टिस इस पर कराएंगे। फिलहाल देखिए ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। कह रहा है कि जल में एथिल एल्कोहल का 1 विलियन भार अनुसार 46% है। विलियन में एथिल एल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यह है आपका क्वेश्चन। आपको थोड़ा सा अगर जब ध्यान से समझें तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, सबसे पहली बात जब भी आपको न्यूमेरिकल दे तो सबसे पहला आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि इसमें हमें क्या पूछा गया है इसको पता करना। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि विलियन में एथिल एल्कोहल, यहाँ पे कह रहा है कि विलियन में एथिल एल्कोहल और जल, विलियन में एथिल एल्कोहल तथा जल का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यही नहीं कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले एथिल एल्कोहल का भी मोल प्रभाज आपको ज्ञात करना है और जल का भी आपको मोल प्रभाज ज्ञात करना है। यह हमारा लक्ष्य पता चल गया। एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, जल का भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है। और यहाँ पे केवल हमें क्या दिया है कि जल में एथिल एल्कोहल के 1 विलियन भार अनुसार 46% है। मतलब
अगर मैं सिंपल में समझाऊं, ठीक है, समझे रहेंगे क्वेश्चन तो अभी मैं सब करूंगा, ये केवल मैं समझा रहा हूं। कह रहा है कि जल में एथिल एल्कोहल का 1 बिलियन भार अनुसार 46% है। मतलब क्या है कि मतलब ये है कि जल है इसमें, जल के साथ एथिल एल्कोहल है C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल है। तो जल और एथिल अल्कोहल ये एक मिला हुआ है, तो ये 1 बिलियन बना हुआ है। तो इसमें ये कह रहा है कि जल में एथिल अल्कोहल के विलयन का भार अनुसार 46% है। मतलब ये 1 बिलियन है ना, तो इसमें अगर मान लेते हैं ये टोटल 100% है, ये टोटल 100% है, तो इसमें से 46% क्या है, 46% एथिल अल्कोहल है। यही हमें दिया है कि भार में जो भारानुसार 46% है। तो अगर मान लेते हैं कि इसमें भार अनुसार कह रहे हैं ना, तो 100% है, तो 100% का मतलब हम 100 ग्राम ले के चलते हैं, क्योंकि भार में हम लेंगे तो ग्राम में उसको लेते हैं। तो 100 ग्राम माने टोटल जल और एथिल अल्कोहल 100 है, तो 46% का मतलब क्या होगा, 46% हो जाएगा, सॉरी 46 ग्राम हो जाएगा एथिल अल्कोहल। तो ये बताइए जब 46 ग्राम एथिल अल्कोहल हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से हम 46 को घटा देंगे तो 54% ये हो जाएगा। अब भारानुसार में हम लेंगे तो 54 ग्राम हम ले लेंगे। बात समझ रहे हैं? तो इससे हमें क्या, इस इतने क्वेश्चन हमें पढ़ने से यही पता चला कि एथिल एल्कोहल का जो भार है वो 46 ग्राम है और जल का जो भार है वो 54 ग्राम है। ठीक है, तो ये दोनों का भार हमें दिया है और मोल प्रभाज इन दोनों का ज्ञात करना है, जल का भी और एथिल एल्कोहल का भी। मैं आशा करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। अब जब हम करेंगे इसको एक एक करके तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक एक चीज को आप ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे जी? सबसे पहले आप यही लिखेंगे दिया है। जब भी क्वेश्चन दें तो आप लिखेंगे दिया है, और जो चीजें दिया होता है क्वेश्चन में उसको लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एथिल अल्कोहल का 1 बिलियन का भार अनुसार 46% है, तो आप लिखेंगे कि एथिल अल्कोहल का भार, एथिल अल्कोहल का भार। अब एथिल अल्कोहल का भार यहाँ पे 46% है, तो भारानुसार में हम लेंगे तो परसेंट में नहीं, हम भार में लेंगे तो हम इसको ग्राम में लिख दे रहे हैं। तो एथिल अल्कोहल का भार हमें पता चल गया 46% है। ठीक है, तो जब भार पता चल गया तो अणु भार हम यहीं पे ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अणु भार। किसका अणु भार हम ज्ञात कर रहे हैं? एथिल अल्कोहल का। किसका हम ज्ञात कर रहे हैं? एथिल अल्कोहल का। तो यही भी बात यहाँ पे हम लिख देते हैं C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल है, तो इसका अणु भार हम ज्ञात कर रहे हैं, अणु भार। तो एथिल अल्कोहल का अणु भार कितना होता है? 46 होता है। क्या होता है भैया? 46 ग्राम होता है। यही ना होता है? नहीं पता? देखिए कैसे निकलता है, ये समझिए। देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 हम लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। ठीक है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो 12 से गुणा करा देंगे। ठीक है, फिर से बीच में प्लस देंगे, फिर से हाइड्रोजन की संख्या है 5 और गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 1 लिख दिया। फिर से बीच में प्लस, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, संख्या 1 ही है तो 1 का गुणा होगा वही होगा। हाइड्रोजन की संख्या 1 है और परमाणु भार 1 होता है तो 1 लिख दिया। देखिए 12 दूना 24 हो गया, प्लस 5 और प्लस 16। अब देखिए 24 प्लस यहाँ पे 1 है ना, तो देखिए 24 1 25 और 25 5 30 और 30 और 16 कितना होता है? 46 होता है। तो यही टोटल 46 आ जाएगा ऐड किए तो हम। तो ये आपका इसी प्रकार क्या निकलते हैं? अणु भार निकलता है, तो 46 हमने लिख दिया। अब एक बात याद रखेंगे, जिन विद्यार्थियों को अणु भार निकालना नहीं आ रहा है वो YouTube पर लिखेंगे अणु भार निकालना सीखें ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो देखिए हमने सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या निकाला? हमने यहाँ पे एथिल अल्कोहल का भार निकाल लिया, अणु भार निकाल लिया। जब इतना हमने कर लिया तो इसी के साथ साथ अभी हम निकाल ले रहे हैं इसका एथिल अल्कोहल की, एथिल अल्कोहल है इसका मोलों की संख्या हम ज्ञात कर ले रहे हैं।
क्यों हम ज्ञात कर रहे हैं? क्योंकि जब तक हम मोल का ज्ञात नहीं करेंगे, मोलों की संख्या हम ज्ञात नहीं करेंगे, तब तक हम एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए हम ज्ञात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे C2H5, या अदर में कलर्स लिख दूँ का थोड़ा सा, चलिए ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ C2H5OH का मोलों की संख्या, या केवल हम मोलों की संख्या नहीं लिखकर हम मोल भी लिख सकते हैं। तो मोल बराबर क्या होता है भैया? मोल बराबर होता है, देखिए एथिल अल्कोहल का मोल कहा ना, तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार होता है। तो अगर आप देखें तो भार, एथिल अल्कोहल का भार कितना है? 46 है। तो भार बटे अणुभार होता है ये फॉर्मूला, ये बात आप याद रखेंगे, भार बटे अणुभार होता है। तो अगर आप देखें तो भार का मान है कितना? भार है 46, अणुभार कितना है? अणुभार भी है 46। तो अगर 46 से ये 46 कट गया तो कितना आया भैया? 1 आया। तो एथिल अल्कोहल का जो मोलों की संख्या कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यही हमें मेन ज्ञात करना था। तो एथिल अल्कोहल का मोलों की संख्या ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार सेम टू सेम इसी प्रकार जल का भी हमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब फिर से हम यहाँ पे तब लिखेंगे, तब हम क्या लिखेंगे? तब अब हम लिखेंगे कि जल का भार, तो जल का भार कितना होगा? हम जानते हैं कि 100% में जल और एथिल अल्कोहल मिले हुए हैं। 100 ग्राम है, 100 ग्राम मान लेते हैं ये एक बर्तन है। अब इस बर्तन में जल भी है, मतलब H2O है और C2H5OH है, और ये टोटल है 100 ग्राम, ठीक है। तो हम जान गए कि 100 ग्राम में ये 46 ग्राम है। तो 46 ग्राम अगर एथिल अल्कोहल है तो इसका मतलब ये कितना हो गया? ये तो 54 ही होगा ना, ये 54 ग्राम ये होगा, जल होगा। तो इसलिए जल का भार कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 100 में से आप देखा चाहे तो लिख सकते हैं 100 माइनस 46 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 54 आ जाएगा। तो 54 ग्राम हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखिए जल का भार हमें, सॉरी 54 हमने लिखना था ना, कितना लिख दिया भैया? 56 लिख दिया, तो मैंने 54 ग्राम हमने लिख दिया। तो देखिए जैसे एथिल अल्कोहल का भार ज्ञात किया था, उसके बाद अणुभार, तो इसी प्रकार जल का भार पता चल गया तो इसका अणुभार ज्ञात करेंगे। तो अणुभार इक्वल टू क्या होते हैं? अब तो आपको पता है कि जल का अणुभार कितना होता है? H2O का अणुभार जो होता है वो 18 होता है, आपको पता है ना। अरे भैया हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 हम लिखेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 1 हमने लिख दिया, फिर से बीच में देंगे प्लस, फिर से ऑक्सीजन की संख्या है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है और परमाणु भार होता है 16, तो 16 हमने कर दिया। 16 गुणा 1 भी करेंगे तो वही हुआ। तो 2 और प्लस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ये 18 क्या होगा? एथिल मतलब जल का अणुभार हो गया। तो जल का अणुभार कितना हो गया? 18 हो गया, ठीक है। तो ये हमने जल का अणुभार लिख दिया है 18। जब हमने जल का भार 54 और जल का अणुभार 18 हमने ज्ञात कर लिया, तब हम ज्ञात करेंगे, तब हम क्या लिखेंगे? मोल, मतलब जल का मोल, जल का मोल या मोलों की संख्या भी हम कह सकते हैं। तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार कितना है? 54 है, अणुभार कितना है? 18 है। तो 18 तिया कितना होता है भैया? 54 होता है। तो मतलब इसका आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। मतलब जल का मोल कितना है? 3 है, और एथिल अल्कोहल का मोल कितना है? वो है 1। यही ना है जी, यही है। तो अब हम चलिए इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। जब हमने सबसे पहले एथिल अल्कोहल का मोल 1 ज्ञात कर लिया, जल का मोल होता है 3, ये हमने अगर ज्ञात कर लिया तो इसके बाद हम सिंपल वे में मान पुटअप करते हैं। तब हमसे क्या कहा गया है कि एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो एथिल अल्कोहल का पहले मोल प्रभाज ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एथिल अल्कोहल
का मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज इक्वल टू होता है, याद रखेंगे, मोल प्रभाज को हम कैपिटल M से लिख दे रहे हैं संकेत रूप में। तो मोल प्रभाज M इक्वल टू होता है, क्या होता है, देखिए जिसका हम मोल प्रभाज, देखिए एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं, तो एथिल अल्कोहल का भार लेंगे, मतलब एथिल अल्कोहल के विलयन, मतलब एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या हम ऊपर लेते हैं बट कुल मोलों की संख्या। अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो चलिए मैं लिख भी दे रहा हूँ फॉर्मूला। ऊपर क्या होता है, जिसका हम मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं उसके मोलों की संख्या हम ऊपर लेंगे। तो एथिल अल्कोहल के, एथिल अल्कोहल ये है, तो एथिल अल्कोहल का मोलों की संख्या हम ऊपर लेंगे। मोलों की संख्या लिखे या मोल लिखे बात एक ही है। अब बटे कुल मोल लेंगे, कुल मोल, कुल मोल हमने यहाँ पे लेंगे, मतलब कुल मोलों की संख्या। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए हमें क्या मिलता है, M इक्वल टू एथिल अल्कोहल का मोल, एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या कितनी है, 1 है, तो हम 1 ऊपर ले लेंगे। ठीक है जी। कुल मोल, कुल मोल कैसे हमें मिलेगा, तो कुल मोल का मतलब यहाँ पे ये है कि ये एक बर्तन है, इसमें क्या है, H2O जल भी है और C2H5OH भी है। तो हमें इसका पता है, हमें इसका एथिल अल्कोहल का मोल हमें पता है 1 है और जल का हमें पता है 3 है मोलों की संख्या, जल का मोल 3 है ना। तो जब हम इन 3 और 1 इन दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ देंगे तभी तो ये पता चलेगा कि कुल विलयन का मोल कितना है, समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम एथिल अल्कोहल और जल दोनों के मोलों की संख्याओं को यहाँ पे जोड़ लेंगे तभी तो हमें कुल मोल पता चलेगा। तो 1 +3 कर दिए, 1+3 हमने कर दिया यहाँ पे। तो 1+3 हमने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, ये कुल मोल हो गया। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो देखिए क्या मिलता है, ये 1/4 हो गया, 1/4 हो गया ना। तो ये आपका, या तो ये आप आंसर लिख दें या इसी को अगर भाग देते हैं तो 0.25 लिख सकते हैं, यहाँ पे M कर दीजिएगा। तो ये आपका संख्या हो गया। तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज हमने ज्ञात कर लिया, समझ रहे हैं ना। देखिए हमने एथिल अल्कोहल का मोल ज्ञात किया था तो उसी समय पर जल का भी मोलों की संख्या ज्ञात किया था। क्यों हमने ज्ञात किया था, ये दिमाग में आना चाहिए। इसलिए हमने ज्ञात किया था क्योंकि मुझे पता था कि जब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे तो नीचे कुल मोल आएगा और कुल मोल के लिए हमें जल का भी मोलों की संख्या ज्ञात होनी आवश्यक है। इसीलिए हमने सबसे पहले ऐसे किया, उसके बाद फॉर्मूले पर पुटअप किया है तो निकला है। बात समझ रहे हैं, तो ये बात है। तो इसीलिए मैं कहूँगा फॉर्मूले आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। फॉर्मूले के लिए पर्सनली हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको संपूर्ण किताब के फॉर्मूले बताए गए हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो केवल यूट्यूब पे लिखिएगा क्लास 12th केमिस्ट्री ऑल फॉर्मूला ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है केमिस्ट्री न्यूमेरिकल का, उस पर क्लिक कीजिएगा, सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। तो देखिए हमने एथिल अल्कोहल का मोल हमने ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार जल का भी मोल प्रभाज ज्ञात करते हैं। तो हम लिखेंगे जल का मोल प्रभाज। अब जल का मोल प्रभाज यदि हम ज्ञात करते हैं तो जल का मोल प्रभाज इक्वल टू जल के मोल, जल का मोल लिखें या मोलों की संख्या ऊपर रहेगा अब बटे कुल मोल। तो कुल मोल हम जानते हैं, कुल मोल यहाँ पे चलिए मैं कुल मोल लिख दे रहा हूँ, कुल मोल, ठीक है। अब मान रखते हैं जी। तो देखिए जल का मोल प्रभाज को हम कैपिटल M से ही दर्शा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जल के मोल, जल का मोल कितना है भैया, 3 है, तो 3 हमने लिख दिया ऊपर। अब कुल मोल कितना होगा, तो हम कुल मोलों को जानते हैं कि 1/3, 1+3 हो जाएगा। तो इसको देखें तो 3/4, तो ये जो 3/4 आया यही है जल का मोल प्रभाज। ये इसको अगर 4 से 3 में भाग देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। तो 0.75 जो M आया ये आपका क्या है, ये है जल का मोल प्रभाज। तो ये हमने एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कर लिया, ये हमने जल का मोल प्रभाज हमने ज्ञात कर लिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा।
तो देखिए लक्ष्य हमारा पता होना चाहिए, फॉर्मूला यदि पता है तो आप आसानी तरीके से कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए जब भी कोई चीज़ नया हम सीखते हैं तो थोड़ी सी परेशानी होती है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमें आएगा ही नहीं। जिन विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल हार्ड लग रहा है, मैं उनसे कहना चाहूँगा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको और भी अच्छे तरीके से आने लगेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, इस टाइप के और भी हम क्वेश्चन कराएंगे, सॉल्व करने के लिए आपको देंगे, इसके लिए निश्चिंत रहना है आपको, ठीक है ना। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए जी, ले लिए होंगे। चलिए जी, चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन पे अपने बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होता है, यूरिया का 1 विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दाब में थोड़ा सा, ठीक है, दाब ज्ञात कीजिए। जहां पर आर का मान दिया है 0.081 लीटर एटीएम प्रति किलो मोल दिया है, इंटू मोल। तो यहाँ पे कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस ये तापमान है, यूरिया का 1 विलियन का परासरण दाब आपको ज्ञात करना है। मतलब अगर सिंपल में कहें तो यूरिया का परासरण दाब हमें ज्ञात करने को कह रहा है। तो देखिए ये क्या हो गया भैया, देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर ताप दे दिया है, तो हम लिखेंगे ताप, ऐसा नहीं, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। ये बात आप भूलकर छोड़ना नहीं, आप लिख दीजिए दिया है, और उसके बाद या प्रश्नानुसार हमें दिया गया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ताप का मान दिया है, ताप टी का मान हमें कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस ये हमें दिया है, ठीक है जी, 27 डिग्री सेल्सियस हमें दिया गया है। उसके बाद देखिए एक और चीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पे कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस यूरिया के विलयन का परासरण दाब इतना है। देखिए एक बात याद रखेंगे, यूरिया का मोलर सांद्रता का मान आप याद रख लीजिए कि यूरिया का जो मोलर सांद्रता, यूरिया का मोलर सांद्रता को N/V फॉर्मूला होता है। यूरिया का मोलर सांद्रता का फॉर्मूला होता है N/V, जहाँ N क्या है, N है मोलों की संख्या, बटे V क्या है, आयतन है। तो N/V होता है, तो N/V = होता है 1/10। तो इस बात को, ये बात आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाद में आप कहेंगे कि कहाँ से N/V के जगह पर आपने 1/10 रख दिया, तो ये गलत बात हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए परासरण दाब का फॉर्मूला होता है PV = nRT। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे जी, ठीक, ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, इसी पर सब बनेगा। परासरण दाब यहाँ पे P क्या है, परासरण दाब है, V क्या है, विलयन का आयतन है, N क्या है, N है मोलों की संख्या, R क्या है, R क्या है, यहाँ पे R है, R जो यहाँ पे है, यहाँ पे इसका R का मान यहाँ पे दिया है हमें, फिर से T का मान हमने यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस दिया ही गया है। तो अब आप ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज को हम हल करेंगे, ठीक, अब ध्यान से समझेंगे। अगर हम इसको देखें तो आप क्या इसमें कर सकते हैं, देखिए हमें P का मान चाहिए, PV = nRT दिया है। तो अगर हम चाहें तो इस V को हम इधर भेज सकते हैं, तो केवल P = N/V हो जाएगा, ये RT हो जाएगा। तो इसको मैं कोष्ठ में कर दे रहा हूँ। क्यों हमने N/V को हमने कोष्ठ में किया है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि N/V को अगर कोष्ठ में कर देंगे तो इसका मान 1/10 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब सिंपल में मान हम रखेंगे, तो मान हम कैसे रखेंगे, तो P परासरण दाब ही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए N/V का मान हमें पता है 1/10 होता है, तो 1/10 हमने 10 लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद R क्या है भैया, R का मान यहाँ पे दिया है 0.081, ये हमें किसका मान दिया है, R का मान दिया है। उसके बाद यहाँ पे आता है T,
टी का मान कितना है, टी का मान है यहाँ पे 27। तो भैया 27 सेल्सियस में ना दिया है, इसको हम चेंज करेंगे केल्विन में, क्योंकि कभी भी सेल्सियस में हम इसको मान को पुटअप नहीं करते हैं। तो सेल्सियस में दिया है तो इसको केल्विन में चेंज कैसे होगा, तो 27 है, इसमें अगर 273 जोड़ देते हैं तो ये अब केल्विन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर 273 आप जब भी जोड़ देंगे तो वो केल्विन में चेंज होता है। तो 273 और 27 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 300, अब ये क्या हो गया, 300 केल्विन हो गया। ठीक है, तो ये जो 300 केल्विन निकला है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 300। ठीक है, अब आप ध्यान से समझेंगे, अगर हम चाहें तो P इक्वल टू ये 10 से ये कितनी बार में चला जाएगा, 30 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, केवल 0.081, और ये क्या बचा, 30 बचा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 30 बचा ना, तो आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, आप इसका गुणा करा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P इक्वल टू, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो सुनना कितना हो जाएगा भैया, 30 0 और 3 8 24 25 26 27। तो ऐसे नहीं करते हैं, देखिए अगर हम इसको चाहें तो 0.081 गुणे 10 गुणे 3 कर सकते हैं। बताइए 10 गुणे 3 तो लिख ही सकते हैं 30 को। अब ऐसा हम करते हैं, तो ये देखिए 10 का अगर इसमें गुणा होगा ना, 10 का अगर इसमें गुणा होगा तो ये 0 दशमलव, ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो दशमलव के इधर एक ही 0 रहता है, तो ये 18 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। अगर हम इसका गुणा कराते हैं तो क्या मिलता है, 3 एकम में 3, 8 3 का 24 के 24 ही हो जाएगा, और ये जो दशमलव है ये यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 2 दशमलव के बाद है ना, तो ये यहाँ पे, तो ये 1 पॉइंट ये आपका हो जाएगा 2.43। मैं आंसर एक बार मैच कर लूँ, ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, आप गुणा करा कर देख लीजिएगा, 0.81 में 3 का गुणा करेंगे 2.43 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। केवल आपको 2-3 चीजें याद रखना है। पराशरण दाब पर इस टाइप का फॉर्मूला आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक ये मेन चीज आपको याद रखना है, ये अक्सर स्टूडेंट नहीं जानते। मोलर सांद्रता का फॉर्मूला होता है N/V, जहां N/V का मान होता है हमेशा 1/10। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, 27 का मान 27 रख देते हैं। ये सेल्सियस में नहीं रखते हैं, हम केल्विन में रखते हैं। तो 27 में अगर 273 जोड़ देते हैं तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो केल्विन में चेंज करने आपको आना चाहिए। 2 चीजें आप समझ गए। तीसरा है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ये है फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला ही नहीं पता तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पराशरण दाब का ये फॉर्मूले भी आप तैयार रखेंगे। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले लिए होंगे जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमने चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का ये क्वेश्चन है, इसको हमने ले लिया है। देखिए मैं आपसे सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपको समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि आपके लिए इतना सब कुछ मेहनत किया जा रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात यही है कि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इसलिए मैं कहूँगा कि सपोर्ट कर दीजिएगा। आपके ही भाई हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सपोर्ट कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन विद्यार्थियों को मेरा पढ़ाया हुआ उनको समझ में आता है, अच्छा लगता है, वो सब्सक्राइब करेंगे। तो सपोर्ट करने से कुछ आपको जाने वाला तो नहीं है। मुझे आशा है कि अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आगे मैं एग्जाम में आपकी हेल्प करूंगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ी सी हौसले थोड़ा सा मिलता है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम समझते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि 9 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 500 ग्राम जल में घोला गया, 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए, जबकि जल के लिए Kb का मान 0.52 किलो प्रति मोल है। तो यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे हमारा लक्ष्य सबसे पहले पता होना चाहिए। तो कह रहा है यहाँ पे हमारा लक्ष्य क्या है, कह रहा है कि विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है, ये बात हमें पता चल गया। तो जब हमारा लक्ष्य पता चल गया तो सिंपल में जो जो वैल्यू दिया है उसको हम लिखते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है, प्रश्नानुसार हमें क्या क्या दिया है इसको हम लिखते हैं जी। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे कह रहा है कि 9 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है। मतलब ग्लूकोज है ना, इसको जल में घोला गया है। तो जो घुलता है वो विलेय होता है और जो घुलाता है वो विलायक होता है। तो इसका मतलब ग्लूकोज क्या है, विलेय है। तो यहाँ पे विलेय का मान दिया है, तो हम लिखेंगे विलेय। विलेय क्या है, C6H12O6। तो विलेय का भार दिया है कितना, 9 ग्राम। तो विलेय के भार को याद रखेंगे कि स्मॉल W से प्रदर्शित करते हैं। तो विलेय का भार दिया है 9 ग्राम। ठीक है, तो जैसे हमने विलेय का हमने क्या निकाला है, विलेय का भार निकाला है, वैसे ही हम विलेय का अणु भार भी ज्ञात कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ विलेय का अणु भार। ठीक है, आगे आपको काम आएगा इसलिए मैं यहाँ पे ज्ञात कर रहा हूँ विलेय का अणु भार। तो विलेय का अणु भार कितना होता है, तो देखिए C6H12O6 है ना, यही तो विलेय है, इसी का अणु भार हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे निकाल के आपको दिखाऊं, कार्बन की संख्या कितनी है, तो 6 है, तो 6 हमने लिख दिया। और कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो 12 हमने लिख दिया। फिर से प्लस, हाइड्रोजन की संख्या है यहाँ पे 12, तो 12 लिख दिया। और गुणे परमाणु भार होता है 1, तो 1 से गुणा करा दिया। फिर से प्लस, फिर से ऑक्सीजन की संख्या है 6, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो ये हमने लिख दिया। 12 छक्के कितना होता है, 96, 12 और 16 छक्के कितना होता है, 36, 36 और फिर से 6 और 3 9, 16 छक्के 96, 12 25 60 होता है ना। देखिए ये मिस्टेक हमने कर दिया, 12 25 60 होता है। ठीक, 12 25 60 होता है। तो अब हम ध्यान से समझेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 दूना 12 का 2, ये बहुत समस्या है, सब छूट गया है। तो 6 दूना 12 का 2 और 6 और 1 7, 12 6 72 होता है। ये पहाड़ा सब भूल गए हैं, हमें अभी बहुत समस्या आ रही है, याद करना पड़ेगा। चलिए जी, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो जाता है। अब थोड़ा सा समझिए, इस बार इसको ऐड करते हैं, 6 2 8 और 2 10, 0 हो गया। फिर से हासिल 1 बचा हुआ है, 9 1 10 और 10 7 17, 1 18, तो ये 180 आ गया। 180 आया ना, तो इसका मतलब 180 ये क्या हो गया, ग्राम हो गया। ठीक है ना। देखिए आपको पहाड़ा आपको याद कर लेना चाहिए, मुझे तो याद नहीं है। ठीक है, आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा याद करने का, बट आपको एग्जाम देना है तो आप भी याद कर लीजिएगा। तो देखिए विलेय का भार इतना ही होता है और विलेय का अणुभार 100 क्या होता है, 80 होता है ग्राम, हमने निकाल लिया है। तो विलेय का हमने क्या निकाला है, याद रखेंगे। जो विलेय का यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, विलेय का ये विलेय का ये आपको जो दिखाई दे रहा है अणुभार, तो इसको हम जानते हैं किससे, इसको हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। ठीक है, तो स्मॉल m से हम इसको दर्शाते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले हमने विलेय का भार, फिर से विलेय का अणुभार, उसके बाद कह रहा है कि 9 ग्राम ग्लूकोज है, ये 500 ग्राम जल में घोला है, तो जल क्या हो गया, विलायक हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विलायक का भार,
अब विलायक के भार को याद रखेंगे हम कैपिटल W से दर्शाते हैं, तो विलायक का भार कितना है 500 ग्राम है। 500 ग्राम हमने लिख दिया। फिर से यहाँ पे दाब का मान दिया है, दाब की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, पर चाहे तो आप लिख सकते हैं। विलयन का क्वथनांक का मान हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है K = 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w बाई डेल T इंटू कैपिटल W। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला बताइए, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि नहीं? जब हमने सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने आपको कराया था तो उसमें ये हमने आपको फॉर्मूले बताए थे। इसमें हमने कहा था कि इन सभी को आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे K नहीं रहेगा, यहाँ पे M रहेगा। अणुभार इक्वल टू, तो अणुभार इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है। अब इसी पर हम देखिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको। M क्या है? अणुभार है, विलेय का अणुभार। यहाँ पे 1000 रहता है। KB क्या है? KB क्या है? KB है मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। याद रखेंगे KB क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। देख रहे हैं, जल के लिए KB का मान हमें पहले दे दिया गया है। उसके बाद स्मॉल w आपको समझ रहे हैं, विलेय का क्या है? भार है। डेल T क्या है? डेल T हमें ज्ञात करना है विलयन का क्वथनांक, मतलब इसी का मान ज्ञात करना है। अब कैपिटल W का मान हमें यहाँ पर दिया है विलायक का भार। अब सिंपल में मान पुटअप करेंगे, हमारा आ जाएगा। चलिए हम मान पुटअप करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इधर ये गुणा में है, सॉरी भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये डेल T, ये इधर गुणा में रहेगा, इधर आएगा तो भाग कराएगा। तो सिंपल में केवल फॉर्मूले में क्या बदलेगा? फॉर्मूले में 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w बाई M इंटू कैपिटल W, यही फॉर्मूले रहेंगे आपके। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो डेल T ये 1000 हो जाएगा। KB का मान हमें यहाँ पे दिया है 0.52। स्मॉल w का मान 9 ग्राम दिया है, तो 9 ग्राम हम लिख देंगे। M का मान देखिए, विलेय का अणुभार 180 है, तो 180 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब कैपिटल W का मान यहाँ पे 500 ग्राम दिया है, तो 500 ग्राम हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है जी। तो इतना हमने कर दिया। अब आप ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। देखिए, ये 1 0 2 0 और 3 0, 3 0 से ये 1 2 और 3, ये 3 0 कट गया ना जी। तो अब आप समझेंगे, तो अब यहाँ पे क्या बचा है? ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे केवल डेल T इक्वल टू 18, यहाँ पे कितना बचा? 0.52 इंटू 9 बचा, और नीचे क्या था बेटा? 18 × 90 होता है, तो 90 हमने लिख दिया। यही ना होता है जी, 90 हमने लिख दिया। अब देखिए, ये 9 एकम में 9 और 9 दहा में 90, तो ये आपका कितना बच गया? ये आपका 0.52/10 हो गया। यही ना हुआ जी। अब आप ध्यान से समझेंगे, तो ये आपका जो आया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो या तो आप चाहें तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या इसको आप चाहें तो दशमलव में भी लिख सकते हैं। दशमलव में इसका अगर 10 का अगर इसमें भाग देते हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे डेल T का जो मान आ जाएगा वो 0.052 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। आ सकता नहीं, कंफर्म आएगा, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा विलयन का जो क्या है? क्वथनांक का मान है, जो डेल T इक्वल टू 0.052 आपका आ जाएगा। ये क्या है? विलयन का क्वथनांक है। अब गुणा भाग आपको आना चाहिए, ये तो आप कर लेंगे। दूसरी बात मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत आया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर आप दशमलव में ला देते हैं तो और भी अच्छी बात है, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छोड़ देंगे तो आपका आधा नंबर भी कटेगा, बिल्कुल नहीं कटने वाला। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। 4 क्वेश्चन हमने देख लिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले ले लीजिए, ले लिए होंगे जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए हमारा अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। ये टोटल आपका क्या रहेगा, होम वर्क रहेगा। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क करके ही आना है। आप कहेंगे सर कैसे होगा, तो ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि यूरिया के 1 विलियन का भार अनुसार 6% है। अब विलियन का यूरिया, विलियन में यूरिया और जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने कराया था कि नहीं कराया था? हमने कराया नहीं था। देखिए क्या कह रहा है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो अभी आपको याद भी आ जाएगा। देखिए अगर आप ध्यान से समझते हैं तो समझिएगा। कह रहा है कि यूरिया के 1 विलियन का भार अनुसार इतना 6% है। मान लेते हैं कि इसमें यूरिया है और प्लस इसमें क्या है, जल है, तभी तो यूरिया, जल में जब यूरिया घुलेगा तभी तो 1 विलियन बनेगा ना। तो कह रहा है कि यूरिया का 1 विलियन भार अनुसार 6% है। देखिए ये यूरिया जल है तो इसको मान लेंगे कि 100% है या 100 ग्राम है। तो इसमें कह रहा है कि यूरिया है, जो यूरिया है वो कितना है, 6 ग्राम है। मतलब 6% क्या है, यूरिया है। तो 6% अगर यूरिया है, 100 में से 6 ग्राम यूरिया है, तो इसका मतलब 94 जो होगा, 94 ग्राम ये क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो 6 ग्राम जल यूरिया और क्या हो गया, जल का मान कितना हो गया, 94 हो गया। तो जब हमें यूरिया का भार पता चल गया, जल का भार पता चल गया, तो अब हम भार से हम अणु भार ज्ञात कर लेंगे। अणु भार ज्ञात कीजिएगा इसका, और इसका भी आप अणु भार ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, और जब अणु भार ज्ञात कर लेंगे तो तुरंत इसके मोलों की संख्या, मतलब मोल ज्ञात कीजिएगा, और इसका भी मोल आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, और जैसे ही मोल ज्ञात होता है तो मोल प्रभाज आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसका तब जाकर मोल प्रभाज आप ज्ञात कर पाएंगे। आप कहेंगे सर थोड़ा सा बता दीजिए, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये सेम टू सेम क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे कराया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जल में एथिल अल्कोहल के 1 विलियन का अनुसार भार अनुसार इतना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एथिल अल्कोहल का भार हमें पता चल गया और जल का भार पता चल गया। तो अणु भार ज्ञात किया है दोनों का। देखिए अणु भार यहाँ पे हमने ज्ञात किया है यहाँ पे, अब फिर से हमने मोल ज्ञात किया है, देख रहे हैं ना, एथिल अल्कोहल का मोल, फिर से जल का मोल। तो इसी प्रकार तो यहाँ पे हम कह रहे हैं, इसी प्रकार यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यूरिया का मोल आप ज्ञात कर लीजिएगा, जल का मोल। जैसे ही दोनों का मोल ज्ञात होगा तो आप मोल प्रभाज ज्ञात कर पाएंगे। अब वो कैसे है, तो देखिए मोल प्रभाज क्या है, यहाँ पे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज इक्वल टू ये फॉर्मूला लगाएंगे, मिल जाएगा। जल का मोल प्रभाज ये फॉर्मूला लगाएंगे, मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं तो आपको करा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट ये है ना कि मैं जानता हूँ कि बिना प्रैक्टिस का न्यूमेरिकल तो कभी भी नहीं आने वाला, इसलिए मैं प्रैक्टिस कराने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो एक मैंने आपको होमवर्क दिया है, मैं आशा करता हूँ आप कर लेंगे। अदरवाइज आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ले लीजिएगा। ठीक है ना, तो मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आ गया है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अदरवाइज बेसिक टू हाई फिजिक्स की, केमिस्ट्री का टॉपिक चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट की पढ़ाई करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।